अब मुझे सब समझ आ चुका था। ये लोग मुझसे शादी करने नहीं आए थे, ये सिर्फ मुझसे शादी की कॉन्ट्रैक्ट हथियाने, मेरा ब्रेसलेट छीनने और मेरी आंटी के अंतिम संस्कार के सामने मेरी बेइज्जती करके मुझे खुद रिश्ता तोड़ने पर मजबूर करने आए थे। उस पल मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। गुस्से में मेरे दांत खिटखिटाने लगे, मेरे दिमाग की आखिरी समझदारी भी खत्म हो गई। मैं आंटी की आखिरी चेतावनी भूल गया कि कभी भी लापरवाही से डेथ ऑरा मत इस्तेमाल करना। मैंने अपने शरीर में दबाकर रखी हुई डेथ ऑरा को पूरी ताकत से बाहर निकाल दिया। अगले ही पल जोरदार धमाके के साथ शोक स्थल का लकड़ी का दरवाजा किसी अदृश्य ताकत ने जोर से बंद कर दिया। पूरे आंगन में काली ठंडी आंधी चलने लगी। कमरे के अंदर जल रही आग हरे रंग की लपटों में बदल गई। पांचों लड़कियां डर से कांप उठी। किसी ने घबरा कर कहा, ये दरवाजा अचानक कैसे बंद हो गया? सू मेंग्याओ कांपते हुए जांग शुमान के कान में फुसफुसाई, दीदी कहीं ये चेन आंटी की आत्मा तो नहीं? मैं वहीं खड़ा रहा। मैंने जानबूझकर अपनी आंखों से काला कपड़ा नहीं हटाया और ऐसे दिखाया जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं हो, लेकिन मेरे होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आ चुकी थी। मैंने कहा, अरे तुम सब अचानक क्यों हो गई? क्या अब मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ? सच कहूँ तो तुम पांचों ही मुझे बहुत पसंद हो। क्या मैं तुम सबको एक साथ चुन सकता हूँ? सपने देखना बंद कर, एक लड़की गुस्से से चिल्लाई, लेकिन जांग शुमान ने उसे तुरंत रोक दिया और धीरे से बोली, मैं 3 तक गिनती हूँ, फिर तुम इसे पकड़ लेना। इतना कहकर वह हाथ में वह अजीब सिंबल वाला टैलिस्मन लिए धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसका इरादा था कि वह चुके से वह टैलिस्मन मेरे माथे पर चिपकाकर इस पूरे मजाक को खत्म कर दे। लेकिन जैसे ही वह मेरे बिल्कुल पास पहुंची, मैंने अचानक बिजली की तरह हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई पकड़ ली। जांग शुमान ने डर के मारे जोर से सांस खींची और उसका पूरा शरीर जम गया। मैं हंसते हुए बोला, हाँ आखिर तुम्हें पकड़ ही लिया। फिर मैंने जोर से उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसे अपनी बाहों में कैद कर लिया। मेरी उंगलियों से डेथ ऑरा उसकी कलाई में घुस गई और सीधे उसकी लाइफ पॉइंट को जकड़ लिया। मैं ठंडी आवाज में बोला, चाहे तुम पांचों में से कोई भी हो, अब जब पकड़ ही लिया है तो चलो आज रात अपनी सुहाग रात पूरी करते हैं। चेनान छोड़ो मुझे। जांग शुमान पहली बार सच में डर गई। दर्द और डर की वजह से वह पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी ताकत मेरे सामने किसी छोटे बच्चे जैसी थी। वह चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। मैं फैसला कर चुका था कि आज इनके साथ सारा हिसाब बराबर कर दूंगा। तभी अचानक आसमान को चीरती हुई एक बेहद डरावनी सोना की आवाज गूंज उठी। वह किसी इंसान द्वारा बजाई गई धुन नहीं थी, वह यमलोक के दूतों की वह धुन थी जो किसी की आत्मा लेने आते समय बजती है। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। बुरा हो गया, आज मेरा 18वां डेथ ट्रिब्यूलेशन डे है। मैंने अभी डेथ ऑरा इस्तेमाल कर दी, इसलिए यमलोक के दूत इतनी जल्दी यहाँ पहुंच गए। अगर मैंने अभी इसे नहीं रोका तो आज मेरी मौत तय है। मैंने तुरंत अपनी सारी डेथ ऑरा वापस डैंटियन में दबा दी। डेथ ऑरा के उल्टा बहने से मेरा पूरा शरीर जोर से कांप उठा। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सारे अंदरूनी अंगों पर हथौड़ा मार दिया हो। मेरा शरीर एक पल में बेहद कमजोर हो गया। हाथ पैरों से ताकत निकल गई और मेरी पकड़ अपने आप जांग शुमान की कलाई से छूट गई। डेथ ऑरा के उल्टा बहने से मेरी मेरिडियंस बुरी तरह घायल हो गई। अब मैं बहुत लंबे समय तक दोबारा डेथ ऑरा इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जैसे ही मैंने डेथ ऑरा वापस खींची, बाहर चल रही भयानक आंधी एकदम रुक गई। गांव वालों ने मिलकर आंगन का दरवाजा खोल दिया। मैंने तुरंत अपनी आंखों से काला कपड़ा हटाया और सामने डरी हुई पांचों लड़कियों को देखकर मासूम बनने की एक्टिंग करते हुए पूछा, अरे ये क्या हुआ? इतनी तेज हवा कैसे चलने लगी? शुमान अभी तो हम चटाक। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि जांग शुमान ने गुस्से में मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। उस जोरदार थप्पड़ की आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी। मैंने अपना चेहरा पकड़ लिया और अपनी आंखों में उठ रहे जानलेवा गुस्से को बड़ी मुश्किल से दबाकर हैरानी का नाटक करते हुए कहा, शुमान तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तुमने तो कहा था कि मेरी आंटी के सामने ही मेरे साथ सुहाग रात मनाओगी। जांग शुमान गुस्से से कांप उठी और चीख कर बोली, क्या तुम पागल हो गए हो? फिर उसने मेरे हाथ से ली हुई वे पांचों शादी की कॉन्ट्रैक्ट ऊपर उठाई और मेरी आंटी के शोक स्थल के सामने ही उन्हें एक एक करके बेरहमी से फाड़ डाला। कागज के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। वह तिरस्कार से बोली, चेनान तुम तो सच में मेंढक होकर हंस का सपना देख रहे हो। पहले जाकर आईने में अपनी शक्ल देखो। मेरे साथ सुहागरात तुम उसके लायक भी हो। हवा में उड़ते हुए उन फटे हुए कॉन्ट्रैक्ट्स के टुकड़े ऐसे लग रहे थे जैसे हर टुकड़ा मेरे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार रहा हो। उसके बाद जांग शुमान के बॉडीगार्ड्स ने मुझे उठाकर आंगन के बीच कीचड़ में फेंक दिया। मैं भीगा हुआ वहीं गिर पड़ा और मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। तभी अचानक गांव का मुखिया और कुछ ताकतवर आदमी फावड़े और कुदाल लेकर मेरे सामने आकर खड़े हो गए। मुखिया जोर से चिल्लाया, तुम लोग क्या कर रहे हो? ये लड़का माँ बाप के बिना पला है, इसीलिए इसमें तमीज नहीं है। उन्हें मेरे सामने खड़ा देकर एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद गांव में अभी भी कोई आंटी के पुराने एहसान याद रखता है। मेरी आंखें भर आईं। मैं उनका शुक्रिया कहना ही चाहता था कि अगले ही पल मुखिया का चेहरा बदल गया। वह जांग शुमान की तरफ चापलूसी भरी मुस्कान के साथ मुड़ा और बोला, लेकिन एक बात है, इस लड़के की गलती है कि इसने आप लोगों का अपमान किया। हम इसे आपके सामने घुटनों पर बैठाकर माफी मंगवा देंगे, मगर आपने भी आज हमारे गांव के नियम तोड़े हैं, इसलिए कुछ मुआवजा तो छोड़ना ही पड़ेगा। ये सुनकर मुझे समझ आ गया कि वे मेरी मदद करने नहीं आए थे, बल्कि पैसे ऐंठने आए थे। जांग शुमान ने उनकी बात सुनकर बेहद तिरस्कार से हंसी और बोली, मुआवजा चाहिए? ठीक है। उसने उंगली चटकाई। उसके बॉडीगार्ड्स ने वे काले सूटकेस खोल दिए जिन्हें अब तक दहेज का सामान बताया जा रहा था। अगले ही पल उनमें से लाल लाल नोटों की गड्डियां जमीन पर गिरने लगीं और देखते ही देखते पैसों का छोटा सा पहाड़ बन गया। ये देखकर गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनकी सांसें तेज हो गईं और वे खुद ब खुद उन पांचों लड़कियों के पीछे जाकर खड़े हो गए। मेरा दिल पूरी तरह ठंडा पड़ गया। अब साफ हो चुका था कि ये लोग मेरी मदद नहीं बल्कि मुझे इस्तेमाल करके पैसे कमाना चाहते थे। शायद बाद में मुझसे ही इन्हीं का एहसान भी मनवाते। मैंने अपने अंदर उठ रहे गुस्से को दबाते हुए ठंडी आवाज में कहा, तुम लोग भूल गए क्या? अगर मेरी आंटी के 5 एलिमेंट्स कॉफिन्स नहीं होते तो आज तुम लोग इस मुकाम पर कभी नहीं पहुंचते। क्या तुम्हें कर्मा का जरा भी डर नहीं? मेरी बात सुनकर जांग शुमान ऐसे हंसी
जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। वह बोली, कर्मा, असली धोखा तो तुम्हारी आंटी ने हमें दिया था। एक मरा हुआ इंसान किसी जिंदा लड़की से शादी कैसे कर सकता है? ये शादी की कॉन्ट्रैक्ट तो शुरू से ही बेकार थी। उसकी बात सुनकर पूरा गांव सन्न रह गया। मुखिया हकलाते हुए बोला, जांग जांग मिस, आप क्या कह रही हैं? चेन आन जिंदा नहीं है। जांग शुमन ने ठंडी हंसी हंसते हुए अपने लोगों से एक पुराना कांस्य का फेंग शुई मिरर मंगवाया और उसे मेरे सामने कर दिया। वह बोली, चेन आन, सबको दिखाओ कि तुम असल में क्या हो। मैंने अनजाने में उस आईने की तरफ देखा। गांव वालों ने भी उसमें झांका। अगले ही पल पूरे आंगन में चीखें गूंज उठी। उस आईने में किसी इंसान का प्रतिबिंब नहीं था। वहां सिर्फ काले धुएं जैसी एक डरावनी परछाई दिखाई दे रही थी, जिसके चारों तरफ डेथ ऑरा घूम रही थी। कोई डर के मारे चिल्लाया, इसके अंदर इंसान की परछाई ही नहीं है, ये तो भूत है। मुखिया डरकर कई कदम पीछे हट गया। जियांग शुमान ने जहरीली मुस्कान के साथ कहा, अब समझे, तुम्हारे गांव में जो लगातार बदकिस्मती आ रही थी वह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी। ये सब इसी मरे हुए इंसान की वजह से हो रहा है। ये तुम्हारी यंग एनर्जी चूस कर जिंदा है और इसकी मरी हुई आंटी ने इतने साल तुम सबको बेवकूफ बनाया। उसकी बात सुनते ही पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। एक तरफ जमीन पर पड़े पैसों के ढेर थे और दूसरी तरफ आईने में दिखाई देता मेरा डरावना प्रतिबिंब। गांव वालों के चेहरे धीरे धीरे बदलने लगे। किसी ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तो उस चुड़ैल ने हम सबको धोखा दिया। दूसरा बोला, अब क्या देख रहे हो, इसका शोक स्थल तोड़ दो। उनकी बातें सुनकर मेरा सीना गुस्से से जल उठा। मैंने मन ही मन कहा, मैंने तुम लोगों की यंग एनर्जी छीनी नहीं थी, सिर्फ उधार ली थी और मेरी ड्रैगन ऑरा की वजह से ही तुम सब अमीर बने। तुम्हारे बच्चे शहर में बड़े बड़े बंगले लेकर रहते हैं, शादी ब्याह कर चुके हैं और आज तुम लोग मेरी आंटी का शोक स्थल तोड़ने आए हो। अगले ही पल वही गांव वाले जो कभी हमारे अपने थे, हाथों में फावड़े और मशालें लेकर मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैं तुरंत अपनी आंटी के शोक स्थल के सामने खड़ा हो गया और लाल आंखों से दहाड़ते हुए बोला, आज अगर किसी ने इस शोक स्थल को हाथ भी लगाया तो मैं कसम खाता हूँ आज रात ही उसे मेरी आंटी के सामने घुटने टेकने भेज दूंगा। मैं भले ही बेहद कमजोर था, लेकिन उस वक्त मेरा चेहरा इतना भयानक था कि सारे गांव वाले डर कर आधा कदम पीछे हट गए। कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी जांग शुमन ने धीमी लेकिन जहरीली आवाज में कहा, डर किस बात का, इसकी यंग एनर्जी कब की खत्म हो चुकी है। अभी ये सिर्फ आखिरी सांसों पर टिका हुआ है। बस इसका शोक स्थल तोड़ दो, ये आज रात अपने आप मर जाएगा। अगर किसी की जान भी गई तो उसका जिम्मा हमारा जांग फैमिली लेगा और जमीन पर पड़े सारे पैसे तुम लोग आपस में बांट लेना। जांग फैमिली का सहारा और सामने पड़े पैसों का लालच देकर गांव वालों की आखिरी इंसानियत भी खत्म हो गई। उन्होंने बिना एक पल सोचे आग का पात्र लात मारकर गिरा दिया और लाठियां बरसात की तरह मेरे ऊपर टूट पड़ी। मैं पूरी ताकत से उनका सामना करता रहा और अपने शरीर से आंटी की यादगार को ढाल बनकर बचाता रहा, लेकिन मैं अकेला था और डेथ ऑरा दबाने की वजह से पहले ही बेहद कमजोर हो चुका था। कुछ ही पलों में मेरी पीठ पर, सिर पर और पूरे शरीर पर लगातार भारी वार पड़ने लगे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं बेबसी से सिर्फ इतना देख पा रहा था कि वे लोग धीरे धीरे आंटी की यादगार की तरफ बढ़ रहे हैं। जांग शुमान मेरे सामने आकर रुकी। उसके हाथ में मेरा हरे सांप वाला ब्रेसलेट था। वह मुझे ऊपर से घूरते हुए होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान लिए खड़ी थी। तभी जैसे ही मैं दर्द से बेहोश होने वाला था, अचानक चटाक की तेज आवाज आई। जांग शुमन के हाथ में पकड़ा हुआ ब्रेसलेट अचानक हट गया और उसमें से बेहद तेज बर्फ जैसी सफेद रोशनी निकल पड़ी। अगले ही पल एक भयानक ठंडी शक्ति चारों तरफ फैल गई। आसमान से बरस रही मूसलाधार बारिश पल भर में अनगिनत बर्फीले कांटों में बदल गई। जो गांव वाले अभी तक आंटी की यादगार तोड़ रहे थे, उनकी हरकतें धीरे धीरे रुकने लगी। उनके हाथों में पकड़ी कुदाल और फावड़ों पर मोटी बर्फ जम गई। जांग शुमन दर्द से चीख उठी। उसकी कलाई देखते ही देखते नीली पड़ गई और उसने डर के मारे ब्रेसलेट हाथ से छोड़ दिया। इससे पहले कि कोई समझ पाता कि आखिर हुआ क्या है, अचानक एक विशाल हरा सांप आसमान को चीरता हुआ बाहर निकला। उसकी डरावनी फुफकार पूरे आंगन में गूंज उठी। उसकी बर्फ जैसी ठंडी आंखें वहां मौजूद हर इंसान पर घूमी। उसी पल उसकी भयानक ऑरा पूरे आंगन में फैल गई। जो बॉडीगार्ड और गांव वाले अभी तक मुझे मार रहे थे, वे सब किसी अदृश्य ताकत से हवा में उछलकर दूर कीचड़ में जा गिरे। मैं टूटे हुए शोकस्थल की ईंटों पर बैठा उस विशाल हरे सांप को हैरानी से देखता रह गया। वो वही थी, वही जिसने मेरे 9 साल की उम्र में ताबूत के अंदर मुझे मौत से बचाया था। वही रहस्यमयी लड़की। अब मुझे समझ आया कि वह कभी मुझे छोड़कर गई ही नहीं थी। वह इतने सालों से आंटी द्वारा दिए गए उसी स्पिरिट स्नेक ब्रेसलेट के अंदर सो रही थी। लेकिन इससे पहले कि वह विशाल हरा सांप पूरी ताकत से हमला करता, अचानक बाहर से फिर वही रोंगटे खड़े कर देने वाली सुवना की आवाज गूंज उठी। बिना किसी चेतावनी के चारों तरफ काली ठंडी हवा चलने लगी। ऐसा लगा जैसे आसमान की सारी रोशनी किसी ने एक ही पल में निगल ली हो। पूरा आंगन मौत जैसी खामोशी और अंधेरे में डूब गया। घने बादलों के बीच से 2 लंबे पतले साए धीरे धीरे उतरने लगे। उनके सिर पर ऊंची टोपियां थीं और उनके शरीर धुएं जैसे दिखाई दे रहे थे। वे यमलोक के दूत थे, मेरी डेथ ऑरा का पीछा करते हुए। आखिरकार वे मुझे ढूंढते हुए यहाँ पहुंच चुके थे। विशाल हरा सांप अब भी मेरे सामने ढाल बनकर खड़ा था, लेकिन मैंने साफ देखा कि उसका विशाल शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसकी आंखें लगातार उन दोनों यमदूतों पर टिकी थीं और उनमें पहली बार गहरा डर दिखाई दे रहा था। फिर भी वह एक कदम भी पीछे नहीं हटी, लेकिन यमदूतों की भयानक ऑरा का दबाव इतना ज्यादा था कि उसके मुंह के किनारों से ताजा खून बहने लगा। दूसरी तरफ जियांग शुमन और गांव वालों को उन यमदूतों का अस्तित्व दिखाई ही नहीं दे रहा था। उनकी नजरों में तो बस इतना था कि अभी अभी बेहद ताकतवर दिखने वाला विशाल हरा सांप अचानक कांपने लगा है और उसके मुंह से खून निकल रहा है। जियांग शुमान कीचड़ से उठी और मेरी तरफ देकर हंस पड़ी। मैं तो समझी थी कोई बहुत बड़ा राक्षस है, निकली तो मरने वाली एक सांप। फिर उसने मुझे और उस हरे सांप को घृणा से देखते हुए कहा, चेनान, तुम और तुम्हारा ये मरा हुआ सांप दोनों एक जैसे निकम्मे हो। आज मैं अपने हाथ गंदे नहीं करूंगी। तुम दोनों यहीं इस टूटे हुए शोक स्थल में सड़ते रहो और मौत
मौत का इंतजार करो, चलो यहाँ से चलते हैं। इतना कहकर जांग शुमान ठंडी हंसी हंसते हुए बाकी चारों लड़कियों के साथ अपनी लग्जरी कार में बैठ गई। गांव वालों ने भी सोचा कि कहीं कोई अपशकुन न हो जाए, इसलिए वे भी डर के मारे भाग खड़े हुए। कुछ ही पलों में पूरा आंगन खाली हो गया। मैं दांत भींचे उनकी दूर जाती कारों की लाल लाइटों को घूरता रहा। मेरे दिल में अपमान और गुस्सा इस कदर भर चुका था कि ऐसा लग रहा था जैसे मेरा सीना फट जाएगा। लेकिन जैसे ही वे गाड़ियां नजर से ओझल हुई, बाहर खड़े दोनों यमदूतों ने एक साथ अपनी काली सोल चेन्स मेरी तरफ फेंकी। वे मौत की भयानक औरा से भरी हुई जंजीरें सीधा मेरे सिर की तरफ बिजली की रफ्तार से बढ़ी। तभी वह विशाल हरा सांप जोर से चिल्लाया, भागो! वह विशाल हरा सांप एक दर्द भरी लेकिन अडिग फुफकार के साथ अपनी लाइफ एसेंस जलाने लगा। अगले ही पल उसने अपनी पूरी ताकत से उन दोनों सोल चेन्स पर हमला कर दिया और उन्हें जबरदस्ती एक तरफ धकेल दिया। यमदूत गुस्से से गरज उठे, लेकिन उसी पल हरे सांप ने बुरी तरह घायल मुझे अपनी पूंछ में लपेट लिया और सफेद रोशनी की एक किरण बनकर सीधे घने पहाड़ों की तरफ भाग निकला। हम बहुत देर तक लगातार भागते रहे। शुरुआत में वह बड़े बड़े पेड़ों से बचते हुए निकल रही थी, लेकिन पीछे से आती सुओना की आवाज लगातार तेज और करीब होती जा रही थी। आखिरकार उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया और सीधे रास्ते में आने वाले हर पेड़ को तोड़ते हुए पूरी रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। न जाने कितने विशाल पेड़ उसके रास्ते में टूट कर गिर गए। काफी देर बाद जब पीछे से आती सुओना की आवाज पूरी तरह गायब हो गई, तब जाकर वह एक उजड़े हुए पहाड़ी मंदिर में आकर जोर से गिर पड़ी। विशाल हरा सांप मेरे पास गोल होकर लेट गया। उसके शरीर से फिर वही ठंडी सफेद रोशनी निकलने लगी। उस रोशनी के अंदर धीरे धीरे एक बेहद खूबसूरत लड़की की परछाई बनने लगी, बिल्कुल वैसी ही जैसी मैंने 9 साल की उम्र में ताबूत के अंदर देखी थी। लेकिन वह रूप सिर्फ कुछ ही सेकंड टिक पाया। उसकी रोशनी बुरी तरह कांपने लगी। उसकी स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। सफेद रोशनी गायब हो गई और वह इंसानी रूप नहीं ले सकी। आखिर में वह सिर्फ अपने ठंडे सांप वाले शरीर से मुझे कसकर लपेटे रही और अपना सिर मेरे जलते हुए घावों पर रख दिया। आधी बेहोशी में मुझे महसूस हुआ कि मेरे शरीर के अंदर बेकाबू घूम रही डेथ ऑरा धीरे धीरे उसके शरीर की तरफ खींच रही है। काफी देर बाद मेरी चेतना वापस लौटी, लेकिन वह खुद टूटे हुए मंदिर की दीवार के सहारे बेहद कमजोर होकर पड़ी थी। उसके लिए सिर उठाना भी मुश्किल हो रहा था। तभी उसकी बेहद हल्की लेकिन साफ आवाज सीधे मेरे दिमाग में सुनाई दी, मैं पहले से ही जहर से घायल थी। अभी यमदूतों का हमला भी झेलना पड़ा और तुम्हारी डेथ ऑरा भी अपने अंदर ले ली। अब मुझे कुछ समय के लिए गहरी नींद में जाना होगा। उसकी फीकी पड़ चुकी आंखें और पूरे शरीर पर बने घाव देखकर मेरा दिल टूट गया। मैं कुछ भी नहीं कह पाया, बस लाल आंखों से उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। उसने धीरे से अपनी जीभ मेरे गाल पर फेरी और फिर बोली, अब तक तुम उधार की यांग एनर्जी के सहारे जिंदा थे और मैं तुम्हारे शरीर की ड्रैगन ऑरा के सहारे अपने घाव भर रही थी। लेकिन अब ये दोनों चीजें तुमसे छीन ली गई हैं। 1 साल के अंदर तुम्हें अपनी सारी ड्रैगन ऑरा और यांग एनर्जी वापस हासिल करनी होगी, वरना हम दोनों मर जाएंगे। मैंने दर्द से दांत भींचते हुए कहा, लेकिन वे लोग शादी की सारी कॉन्ट्रैक्ट्स तो फाड़ चुके हैं। मेरी आंखों के सामने फिर से शोक स्थल वाला पूरा दृश्य घूम गया और मेरी मुठियां अपने आप भींच गईं। उसने जवाब दिया, तुम्हारी आंटी की योजना थी कि तुम्हारी शादी उन लड़कियों में से किसी एक से हो जाए। फिर हर रात उसकी यांग एनर्जी तुम्हारे शरीर को पोषण देती और धीरे धीरे तुम्हारी डेथ ऑरा खत्म हो जाती। लेकिन वह तरीका थोड़ा सुरक्षित था। असल में एक दूसरा तरीका भी है जो थोड़ा ज्यादा ताकतवर है। मैंने हैरानी से पूछा, ज्यादा ताकतवर तरीका? वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली, समझाना थोड़ा मुश्किल है। तरीका लगभग वही है, लेकिन इस बार तुम्हें ज्यादा सख्ती से पेश आना होगा। हमेशा हालात पर अपना कंट्रोल रखना होगा और सामने वाले को पूरी तरह हार मानने पर मजबूर करना होगा। ऐसा करने पर सिर्फ तुम्हारी ड्रैगन ऑरा ही वापस नहीं आएगी, बल्कि तुम उसकी यांग एनर्जी भी उल्टा अपनी तरफ खींच सकते हो। मैं उससे और सवाल पूछना चाहता था, लेकिन उसने अपनी पूंछ मेरे होंठों पर हल्के से रख दी और बोली, बस इतना याद रखना, हर हाल में जिंदा रहना। 1 साल के अंदर अपनी सारी ड्रैगन ऑरा और यांग एनर्जी वापस ले आना। इतना कहकर उसका शरीर धीरे धीरे रोशनी में बदल गया और अगले ही पल वह फिर से एक बिल्कुल साधारण दिखने वाले हरे ब्रेसलेट में बदल गई। मैं उस सुनसान पहाड़ी मंदिर में अकेला खड़ा रहा। दूर पहाड़ी के नीचे मेरा घर पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। उसी पल मैंने अपने दिल में कसम खाई, मैं एक एक कदम चलकर वापस उस शहर में लौटूंगा। उन 5 घमंडी अमीर लड़कियों से अपना पूरा हिसाब वसूल करूंगा। उन्होंने मुझसे जो कुछ छीना है उसका कई गुना वापस लूंगा। मैं उन्हें पहले दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर चढ़ते हुए देखूंगा और फिर अपने ही हाथों से उन्हें उस ऊंचाई से गहरी खाई में धकेल दूंगा।